हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल परमहंस हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक बार फिर से क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 6 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में हम वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किन्हीं दो आवेशों को यदि एक कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। वह बल कूलाम बल कहलाता है। तो कूलाम बल को मैंने आपको कूलाम बल के नियम से इसके फार्मूले का निगमन भी कराया था। अब जो कूलाम बल होता है वह वैद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड होता है कि किसी आवेश, जब कोई बिंदु आवेश जो होता है उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह एक बल या कूलाम बल का अनुभव करता है। तो इसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा बच्चों, और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल इस चैप्टर के इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ, उसको आप अपनी नोटबुक पर राइट करें और ध्यानपूर्वक समझें। तो प्यारे बच्चों, मैंने डिफिनीशन लिख दी है और यह डिफिनीशन बहुत ही आसान है, जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है कि किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से पुनः डिफिनीशन पर ध्यान देंगे कि किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पास में एक आवेश, एक हमने प्लस क्यू आवेश लिया, ये लिया। अब इससे कुछ दूरी पर स्थित हम एक परीक्षण आवेश Q0 या Q0 लेते हैं। अब इसको जब हम इसके नज़दीक लाएंगे तो हम यहाँ पर एक बल अनुभव करते हैं। अब वह बल जो होता है वही बल हमारा कूलाम बल कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यह जो बल है वह कब उसको आकर्षित करेगा और कब उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इनके आवेशों पर डिपेंड है। यानी सजाती हैं तो प्रतिकर्षित और विजाती हैं तो आकर्षित। तो इस आवेश से पर जो कूलाम बल अनुभव करेगा वह इसके कुछ दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जिस प्रकार से प्यारे बच्चों आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई चुंबक लेते हैं, ठीक है, और चुंबक को जब हम रख देते हैं, मान लीजिए ये हमारा अभी क्या है, एक चुंबक है, और इस चुंबक को हमने रख दिया तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब हम कोई दूसरा चुंबक या कोई लोहे का टुकड़ा उस चुंबक के इतने नज़दीक ले आए कि वह उसके चुंबकीय क्षेत्र पर आ जाए तो वह लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जब हम यहाँ पर कोई आवेश लाते हैं तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जब किसी परीक्षण आवेश को इसके नज़दीक लाएंगे और नज़दीक लाते लाते जब हम इसके क्षेत्र पर इस परीक्षण आवेश को ले आएंगे तो यह एक बल का अनुभव करने लगता है। उसी बल को हम कूलाम बल कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए यही हुआ कि किसी आवेश के नज़दीक में जब हम कोई परीक्षण आवेश लाते हैं, तो अभी देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ तक उत्पन्न है, तो इस जगह पर कूलाम बल अनुभव नहीं होगा, हमको इसके क्षेत्र तक इस आवेश को लाना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ तक इस आवेश को ले आएंगे तो हमको कूलाम बल अनुभव होने लगेगा, जिससे हम जान जाएंगे कि हम इस बिंदु आवेश के इतनी दूर का भाग जो है वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि इतना जो क्षेत्र है उस पर वैद्युत आ चुका है। ठीक उसी प्रकार अब ये कूलाम जो बल है ये हमको इस पर कैसे अनुभव होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जब हम इस परीक्षण आवेश को इसके नज़दीक लाते हैं, तो यदि ये परीक्षण आवेश को इस आवेश से दूर करता यानी प्रतिकर्षित करता है, तो हम समझ जाएंगे कि यदि ये पॉजिटिव है तो हमारा ये जो आवेश होगा वो निगेटिव होगा, और यदि इसको अपनी ओर आकर्षित करता है तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों सेम आवेश के हैं। तो आई होप आपको यह डिफिनीशन बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र यानी किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब किसी परीक्षण आवेश को उस क्षेत्र तक लाते हैं तो वहाँ पर हमको एक बल अनुभव होता है जिसे कूलाम बल कहते हैं, या जब हम बल अनुभव करते हैं तो वह क्षेत्र जो होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस डिफिनीशन की एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं, जो हमारी दूसरी परिभाषा है उसको भी मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, उसको भी आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये दूसरी डिफिनीशन भी लिख दी है। ये दूसरी डिफिनीशन हमारी है, किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर, तो हमारा ये आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। लगने वाले कूलाम बल जो है वह क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फार्मूले की, यानी कि इसका जो सूत्र है वो क्या होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है उसे आप नोट करेंगे, विद्युत विद्युत क्षेत्र बराबर होता है कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश। क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं ई सदिश इज इक्वल टू, कूलाम बल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एफ सी से, एफ के से, या एफ कूलाम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कूलाम बटे परीक्षण आवेश हमारा ये है क्यू नॉट, यानी कि क्यू जीरो। ये हो गया हमारा परीक्षण आवेश, यानी ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। अब प्यारे बच्चों, इसको साधारण भाषा पर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, जहाँ पर F क्या है, एक प्रकार का बल है, और ये जो Q क्या है, परीक्षण आवेश है, यानी कि एक प्रकार का आवेश है। ठीक है, तो इससे हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं।
तो मात्रक निकालेंगे तो सीधा सीधा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये है क्या, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ये क्या बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये क्या है, क्यू क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस प्रकार से जो हम फार्मूले में निकालेंगे इसका मात्रक, तो लिखेंगे इसकी SI इकाई क्या होगी प्यारे बच्चों, E बराबर बल, बल का मात्रक न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसकी जो इकाई हो गई वो क्या हो गई, न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे बच्चों इसका एक मात्रक और होता है, तो इसका जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है। तो फिर भी लिख लेते हैं और इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक कैसे होता है। तो लिखेंगे इसका एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब प्यारे बच्चों इसकी हमें बीमा निकालनी है। इसकी बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बीमा निकालना आप सभी को आता है। तो इसकी बीमा इसकी बीमा क्या होती है, M1 L1 T-3 और A-1। प्यारे बच्चों आप लोगों ने 11th पर बीमा निकालना बहुत ही अच्छे से सीखा है। इसमें क्या होता है कि हमको इसकी बीमा याद नहीं करनी होती, हमको क्या करना होता है कि हमको बीमा निकालना आना चाहिए। यदि हमें बीमा निकालना आता है तो वह हमारी राशि कितनी भी बड़ी हो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसकी बीमा निकालने के लिए हमको इसका फार्मूला चाहिए। तो हमें पता है कि जैसे मैं आपको इसकी बीमा निकाल करके भी बता देता हूँ। यदि आप बीमा निकाल लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें हमेशा इनकी बीमाएं निकालना आना चाहिए। तो इसकी बीमा निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसके सूत्र पर जाना होगा, और सूत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या है, कूलाम बल बटे आवेश, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल बटे आवेश। है तो यह एक प्रकार का बल ही ना। तो इसके लिए अब हमको पता होना चाहिए बल का फार्मूला। बल का फार्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए मैं आपको पूरी इस बीमा को निकालता हूँ, इसके बाद में आपको सारी बीमाएं अपने आप निकालनी होंगी। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र बराबर बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे अब त्वरण। ये हम बल की जगह पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश बराबर अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, धारा गुणे समय।
तो प्यारे बच्चों, किसी भी सूत्र की विमा निकालने के लिए हमको उसको पूरे MLT रूप तक लिखना होता है। यानी कि MLT रूप मतलब क्या? द्रव्यमान, दूरी और समय रूप तक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे जितने जितने अभी सूत्र बन सब, जैसे हमको त्वरण का सूत्र पता होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जहाँ जहाँ त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमारा त्वरण लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेग बटे में समय लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से पुनः वैद्युत क्षेत्र बराबर द्रव्यमान हमारा लिखा है तो हमने लिख दिया द्रव्यमान अगुणे त्वरण की जगह पर हम लिख सकते हैं वेग बटे समय। तो हमने लिख दिया वेग और समय हमारा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब बटे में देखिए धारा गुणे समय तो ऑलरेडी था ही, तो पहले हम लिखेंगे धारा गुणे समय। अब इसके बाद में हमको वेग बटे समय लिखना, तो वेग तो हमने ऊपर लिखा था, समय हमको नीचे, तो एक समय हम यहाँ पर और लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों, अभी हमको वेग यानी कि चाल, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हम वेग का भी फार्मूला लिख देंगे कि वेग यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, ये भी हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते जाइए और आपको बीमा निकालना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम फिर एक बार फार्मूले को लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र बराबर, अब देखिए यहाँ हमको पता है कि जहाँ वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो जहाँ पे हमारा वेग लिखा है यहाँ पे हम विस्थापन और बटे में यहाँ समय लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र बराबर द्रव्यमान अगुणे, ये क्या था? द्रव्यमान और फिर वेग था, वेग की जगह हम क्या लिखा? विस्थापन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? द्रव्यमान गुणे विस्थापन। और जो विस्थापन है वो एक प्रकार क्या होती है? दूरी होती है। और बटे में यहाँ पे क्या आया हमारा? धारा गुणे समय और एक समय, ये यानी कि समय कितने आ जाएंगे? 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको धारा गुणे समय गुणे समय गुणे समय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो विमा है वो होगी द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया m इंटू विस्थापन यानी दूरी, इसकी विमा क्या होती है? l होती है। ये हमने l लिख दिया। और अपॉन में धारा को हम कैसे नापते हैं? एम्पियर से। तो धारा की विमा जो होती है वो होती है a। इसके बाद में समय, यहाँ पे 3, तो यानी समय का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समय की विमा होती है t, यानी t की पावर 3। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई इसकी विमा। इसको हम चाहें तो ऊपर करेंगे तो आपको पता है कि जब कोई घात नीचे से ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, यदि माइनस में है तो वो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी विमा जो है वो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र बराबर, इसकी विमा हमने पूरी एक में m था, m1 कर लिया, l भी 1 है तो m1 l1। अब mlt रूप होता है तो अब t को पहले लाएंगे तो t की पावर 3 नीचे था, ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा। और a 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, a की पावर -1।
तो ये हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की विमा, जो कि M1 L1 T-3 A-1, M1 L1 T-3 A-1। तो प्यारे बच्चों, आपको इसकी विमा निकालना क्लियर हुआ। तो विमाओं को हमेशा याद ना करने के बजाय उनको आप निकालना सीखिए, जिससे कि आपको आगे चल के विमाओं को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद अब हमको इसके कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला बिंदु है कि देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पॉइंट फर्स्ट होगा वो इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र में हमको ध्यान रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है जब वह किसी पृष्ठ से या तो बाहर निकले या उस पृष्ठ पर प्रवेश करे तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए या तो अंदर आता है और या तो उस पृष्ठ से बाहर आता है। सीधा शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में जो है एक पृष्ठ आवेश है, यानी कि पृष्ठ आवेश Q है, तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत ही निकलेगा, यानी कि इस पृष्ठ से ये जो पृष्ठ है ये हमारा क्या है, ये हमारा पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ही बाहर आएगा, या तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यदि ऐसे भी जाता है तो भी ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया बाहर निकलने का। अब यदि पृष्ठ आवेश पर यदि वैद्युत क्षेत्र प्रवेश करता है, तो मान लेते हैं हमारा पृष्ठ आवेश है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रवेश करता है, ये जो एरो है ये अंदर आने को दर्शाता है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी पृष्ठ आवेश पर जब बाहर आते हैं या उससे पर अंदर आते हैं तो वह हमेशा लंबवत ही प्रवेश होते हैं या लंबवत ही उससे बाहर निकलते हैं, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर या अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमको नोट पॉइंट दूसरा याद करना है या समझ के रखना है कि जो हमारा दूसरा नोट पॉइंट है ये होता है कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें बिंदु आवेश पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये बाहर आ रहे हैं और इस पर क्या है कि इस बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अंदर आ रहे हैं। तो आपके दिमाग पर यह आ रहा होगा कि वैद्युत क्षेत्र कब बाहर आता है और कब अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों, यदि यह पृष्ठ आवेश, आपको समझना चाहिए कि यदि हमारा पृष्ठ आवेश क्या होगा, धनात्मक है, यानी कि इस पृष्ठ आवेश यानी बिंदु आवेश पर कोई हमारा पृष्ठ है और इस पर धन आवेश है, तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा बाहर की ओर निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इससे पृष्ठ आवेश बाहर की ओर निकलेगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, समझते जाइए और अपने नोट पर नोट करते जाइए। तो ये जो है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो वैद्युत क्षेत्र है ये हमेशा बाहर की ओर निकलेगा। कब, जब पृष्ठ आवेश हमारा धनात्मक है। और प्यारे बच्चों, जब पृष्ठ आवेश हमारा ऋणात्मक होगा तो जो वैद्युत आवेश है वो कहाँ आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा, यानी कि ये जो इस पर हमारा ऋण आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा अंदर की तरफ आएगा। ओके, क्लियर, बहुत अच्छे से समझिएगा
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं और इनको यदि आप एक बार समझ गए तो बहुत ही आसानी होती है हमारा वैद्युत क्षेत्र। इसके ऊपर हम तीर के निशान इसमें से लगा रहे हैं क्योंकि यह एक क्या है, सदिश है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका नोट पॉइंट दूसरा लिख सकते हैं कि धनात्मक, अब धनात्मक आवेश कब होगा, जब उस पर आवेश उसका 0 से अधिक होगा तो वह हम पृष्ठ जो होगा धनात्मक होगा, और जब आवेश 0 से कम होता है तो वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि धनात्मक यानी कि Q इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यदि 0 से आवेश बड़ा है यानी 0 से ज़्यादा है तो वह वस्तु तो धनात्मक तो होगी ही। तो Q इज ग्रेटर देन 0, आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये पॉइंट इसका है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि Q इज स्मॉलर देन 0 के लिए, यानी कि क्या होगा, ऋणावेश में Q इज स्मॉलर देन 0 के लिए वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। प्यारे बच्चों, मैंने ये टॉपिक विद्युत क्षेत्र आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो विद्युत क्षेत्र जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी रफ कापी पर लिख करके समझेंगे और इसके बाद में फेयर कापी पर भी लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो क्वेश्चन मेरा बहुत ही इजी है और उसको सॉल्व करके आप तुरंत फोटो भेजेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन है वह है, प्यारे बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है और एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रश्न पर मेरे 5 क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि आवेश Q बराबर 2 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 25 कूलाम तथा 40 कूलाम पर कार्यरत वैद्युत बल क्रमशः 100 न्यूटन, यानी कि जो 100 न्यूटन वैद्युत बल है ये 2 कूलाम के लिए है, फिर 150 न्यूटन जो वैद्युत बल है 5 कूलाम के लिए है, फिर 200 न्यूटन वैद्युत बल 10 कूलाम के लिए, 250 न्यूटन जो वैद्युत बल है वह 25 कूलाम के लिए है, और इसके बाद जो 300 न्यूटन वैद्युत बल या कूलाम बल है वह 40 कूलाम के लिए है। तो इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस प्रकार से ये हमारे Q के मान है, ये Q, Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से इनको आप, ये हमारा पहला यानी Q बराबर 2 और F बराबर 100 ये हमारा पहला सवाल होगा। फिर Q बराबर 5 और F बराबर 150 दूसरा सवाल होगा। फिर Q बराबर हम 10 रखेंगे और इस 10 कूलाम के लिए हम F बराबर 200 न्यूटन रखेंगे। फिर Q बराबर 25 कूलाम और F बराबर 250 कूलाम। फिर Q बराबर 40 कूलाम और F बराबर 300
न्यूटन रख करके इस प्रकार से हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इनको जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे इनकी फ़ोटो भेजिए, तब मैं मानूंगा कि आपको रियल में जो विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ में मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप लोग मेरे YouTube चैनल को बराबर विजिट करते रहें। इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारे स्टडी मटेरियल डालता हूँ और जैसे कि ये आपका 12 का बैच है तो मैं 9th के और 10th की भी साइंस के टॉपिक को धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग उन टॉपिक्स को भी देखते जाएं ताकि जो आपका जो पिछला जो आप भूल रहे हैं वो आपको एक बार फिर से याद आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और आप इन आंसर्स की फ़ोटो खींच कर मुझे जल्द से जल्द भेजें। ओके, गुड बाय, स्टे होम, सेव लाइफ, घर पर ही रह करके पढ़ाई करिए। हम लोग आपको घर पर ही इतने मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे कि आप लोग को लगेगा ही नहीं कि आपके स्कूल बंद चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, घर पर पढ़ाई अच्छे से करिए, ये नहीं कि मम्मी पापा से मोबाइल ले लिए तो उस पर हम पढ़ाई के नाम से उस पर हम गेम खेलें या उसका अनर्थक यूज करें। यदि आपको ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है तो उससे आप ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ई लर्निंग ही करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोग इन नोट्स को बनाएं और मेरे द्वारा दिए गए इन 5 सवालों को जल्द से जल्द सॉल्व करके फ़ोटो भेजें। ओके, थैंक यू।